वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी जो मेंस सीरीज़ है उसमें मैं मेंस आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रेगुलर करा रहा हूं। और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में आज का जो क्वेश्चन है, आज मैंने जैसा कि आपसे कल कहा था कि मैं क्वेश्चनों की संख्या डेली इम्प्रूव करूँगा, उनको बढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों का जो डाटा है वो डाटा मैं इतना पर्याप्त रूप से आपको दे दूंगा कि आपको ये 3 नंबर और 6 नंबर में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। आपको इसको थोड़ा सा कमाकर थोड़ा सा बढ़ाकर लिख देना है। बाकी ये क्वेश्चन कभी 15 नंबर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चनों का जो ज़रूरी डाटा है, जो ज़रूरी तथ्य हैं, वो मैंने आपको इस क्वेश्चंस में फॉर्मेट करा के लिख दिए हैं, है ना। आपको ये दिख रहा होगा। अगर आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहे तो आप वीडियो की क्वालिटी को 480 पे सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वीडियो की क्वालिटी, और इसमें आपको ये सब बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगा, है ना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विधानमंडल का पंगु सत्र से क्या आशय है, समझाइए। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है कि विधानमंडल क्या है। बहुत सारे लोगों को विधानमंडल समझ में नहीं आता होगा। तो मेरी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है लगातार, और लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो उसमें सारे टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। तो उसमें आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उन वीडियो की जो सीरीज़ है उसको आप कंटिन्यू वॉच करते रहें, है ना। उसके साथ साथ एक मेंस की सीरीज़ है, इसको भी आपको डेली देखना है ना। आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप आज नहीं देखेंगे तो कल दूसरा वीडियो आ जाएगा, है ना। तो डबल आपके ऊपर लोड हो जाएगा। और जब आप सिंगल वीडियो नहीं कवर कर पाएंगे तो 2 वीडियो, फिर 3 वीडियो, इस तरीके से वो फिर कवर नहीं हो पाता, है ना। तो जो छूट जाता है वो छूट जाता है, आपको पता है। और एक कहावत भी है कि जो रहे काम है वो राजों से भी नहीं होते, है ना। तो जो काम छूट गया है वो राजा भी नहीं कर पाते, तो हम तो आम जनता हैं। राजा का मतलब वर्तमान समय में प्रधानमंत्री से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक दिन का जो वीडियो है वो उसी दिन देख लेना है, उसी दिन उसके नोट्स बना लेना है, और उसी दिन उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि दूसरे दिन का जो डाटा है वो उसी दिन कंप्लीट हो। तो विधानमंडल का पंगु सत्र, ये शब्द शायद आपने पॉलिटी में पहली बार सुना होगा, है ना। पंगु सत्र क्या कहलाता है ये भी मुझे काफ़ी बाद में पता चल पाया। मैं कई बार पॉलिटी पढ़ा चुका, लेकिन पंगु सत्र से मैं रूबरू नहीं हो पाया था। लेकिन आज ये शब्द मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप भी इसको समझ सकें। विधानमंडल तो आप जानते ही हैं, है ना। विधानसभा जो होती है राज्य की, उसमें जो विधानसभा है और जो सारे सदस्य हैं, है ना, कहीं कहीं विधान परिषद भी होती है। तो उन सभी के दोनों मंडलों को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, उसका पंगु सत्र देखो, सत्र तो आपको समझ में आ रहा है। सत्र का मतलब होता है एक टाइम पीरियड जिसमें कोई भी पार्टी अपना शासन चलाती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये पार्टी चुनाव जीत चुकी है, अब ये 5 साल तक काम करेगी। जब ये 5 साल तक काम करेगी तो निश्चित तौर पर 5 साल का वो क्या होगा, सत्र होगा उसका। ठीक है, तो पंगु क्या है? पंगु सामान्य तौर पर एक ऐसा शब्द है जो कि एक कमजोरी को दर्शाता है। पंगु जो शब्द है वो क्या होता है, एक कमजोरी को दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो कीड़े रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, उनको बहुत सारे केमिकल द्वारा मारा जाता है। जैसे इल्ली है ना, टिड्ढे हैं, फुंदी वगैरह है। जब उनको मारा जाता है तो उसमें कई बार लिखा आता है कि पहले ये जो कीड़े हैं ये पंगु बन के मरते हैं। पंगु का मतलब होता है पहले वो दुर्बल हो जाते हैं अपने हाथ पैर और शरीर से, और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है ना। तो एक कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है ना। तो सत्र भी यहाँ पर कैसा है, कमज़ोर है। बस यही कमज़ोर सत्र की बात आप याद रखेंगे तो आप विधानमंडल के उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम कंप्लीट करते हैं। व्यवस्थापिका, है ना। व्यवस्थापिका आप जानते ही हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका 3 बॉडी होती हैं। ये 3 बॉडी को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, पॉलिटी का लेक्चर डाला हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो व्यवस्थापिका के उस सत्र से है ना। पंगु सत्र का आशय व्यवस्थापिका के उस सत्र से है जिसमें नव निर्वाचित व्यवस्थापिका के उद्घाटन सत्र के कुछ समय पूर्व के सभी राजनीतिक शक्तियों का जो प्रयोग है वो पूर्ण रूप से पूर्व व्यवस्थापिका करती है। अब आप समझिए सिंपल और आसान भाषा में। ये तो तकनीकी भाषा है, यहाँ पर वहाँ पर आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको इसे सामान्य भाषा में समझना है। जैसे कोई पार्टी चुनाव जीती नवंबर में, क्लियर है,
कोई पार्टी चुनाव नवंबर में जीती और नवंबर में जीतने के बाद उसका जो कार्य संचालन है, जो उसकी सारी राजनीतिक शक्ति हैं, जो सारी विधायक शक्ति हैं, सारी व्यवस्थापिक शक्ति हैं, वो शक्ति उसको नवंबर में ही मिल जानी चाहिए। जिस दिन चुनाव जीती उसके दूसरे दिन शपथ, और शपथ के बाद सारी शक्तियाँ उसको मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पंगु सत्र में क्या होता है कि जैसे चुनाव नवंबर में हुआ और उसका जो सत्र है, जो उनका सत्र है, उसका जो वास्तविक उद्घाटन है वो 2 से 3 महीने बाद हो पाता है। 2 से 3 महीने बाद होता है। मान लो जनवरी में हुआ है ना, तो सत्र का उद्घाटन जब जनवरी में हुआ तो नवंबर में चुनाव हो गया। नवंबर में जब चुनाव हो गया और सत्र का उद्घाटन जनवरी में हुआ, तो नवंबर से जनवरी तक के बीच में ये जो समय है, इसके बीच में शासन कौन करेगा? इसके बीच में राजनीतिक शक्ति किसके पास रहेंगी? तो इसके बीच में नई पार्टी के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती, बल्कि जो पुरानी पार्टी है, जो पुरानी व्यवस्थापिका है, उसके पास ही वो सारी शक्तियाँ होती हैं और वो कार्य संचालन करती रहती है। मतलब ये है कि पुरानी पार्टी चुनाव में हार गई है, नई पार्टी चुनाव में जीत गई है, उसके बाद भी नई पार्टी के पास शक्तियाँ नहीं होती, बल्कि पुरानी पार्टी ही सारी शक्तियों को अप्लाई करती है उस शासन प्रशासन में, और इसी को पंगु सत्र कहा जाता है, इसी समय अवधि को। अब इसे पंगु सत्र क्यों कहते हैं समझिए। जैसे जो पार्टी है, जो पार्टी कार्य संचालन कर रही है उन 2 से 3 महीनों में, वो निश्चित तौर पर हार चुकी है। जब वो पार्टी हार गई है तो आप मुझे ये बताइए, वो 2 से 3 महीनों में किसी भी प्रकार से शासन या प्रशासन का भला सोचेगी? आप खुद सोच के बताइए। पार्टी नवंबर में हार गई और उसका जो कार्य है वो जनवरी तक है, तो इन 2 से 3 महीनों में वो किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको पता है कि हम चुनाव हार चुके हैं, नई पार्टी आ चुकी है और 2 महीने बाद उसको चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन 2 से 3 महीनों में वो जितना दोहन है प्रशासन का, है ना, कहना तो नहीं चाहिए ऐसे, वैसे निगेटिव बात है ये, लेकिन मेरे ख्याल से वास्तविकता यही है। वास्तविकता यही है, ये 2 से 3 महीने उस पार्टी को जब दिए जाते हैं पूर्व पार्टी को, तो वो पूरी तरीके से पूरे शासन का जितना भी बचा हुआ उसका अपना स्वयं का जो व्यक्तिगत काम है उसको पूरा करने में लगा देती है। सरकार और जनता का किसी भी प्रकार से भला नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि नई पार्टी बन चुकी है और 2 महीने बाद नई पार्टी शासन में आने वाली है। अब इसका हम छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, है ना। ऐसा सामान्य तौर पर भारत में नहीं होता, है ना। इसका एक उदाहरण है आपका यूएसए का, है ना। अमेरिका में जो प्रतिनिधि सदन का चुनाव होता है, अमेरिका में जो प्रतिनिधि सदन का चुनाव होता है, वो प्रतिनिधि सदन का चुनाव नवंबर में हो जाता है, और उसका जो सत्र का उद्घाटन है वो जनवरी में होता है। सत्र का उद्घाटन जो है वो जनवरी में होता है और जनवरी से नई पार्टी जो जीती है वो काम करना शुरू करती है। लेकिन नवंबर से जनवरी तक वही पुरानी पार्टी काम करती रहती है और उसी 2 से 3 महीने के समय को हम पंगु सत्र कहते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता कमेंट में लिखें कि सर ये शब्द से मुझे समस्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी हुआ है और हमारे विधानसभा का चुनाव भी हुआ है, तो दोनों चुनाव हुए हैं, तो प्रोटेम स्पीकर काफ़ी चर्चा में रहा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर क्या है? पहले हम तकनीकी भाषा में बात करते हैं। जो आपको लिखना है, आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि आप इनको केवल सुनेंगे तो आपको अभी ऐसा लगेगा कि ये मुझे याद हो गया। जब आप इसको सुनेंगे अभी, तो मैं जब इतनी आसान भाषा में आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ याद हो चुकी है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन आप 3 दिन बाद, 5 दिन बाद और 10 दिन बाद इसको रिवाइज करके देखना। 15 दिन बाद आप दिमाग पर लोड डालना और सोचना कि पंगु सत्र क्या है, तो आपका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर्स पे काम करता है, ना कि वर्ड्स पर। तो जितने भी शब्द हैं इनको आपको कॉपी में लिखना है और वो पिक्चर फिर हमारे माइंड में लोड हो जाती है। तो एक बार आप यहाँ सुन लिया, एक बार आपने नोट्स बना लिए और एक बार आपने रिवीजन कर लिया। 3 स्टेप में जब आप माइंड को किसी भी प्रकार का डाटा देते हैं तो वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है, और ये प्रोसेस 21 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। ये एक पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका कहता है। तो वैज्ञानिक तरीके पर भी हम कभी एक मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे, तो आपको 3 बार रिवाइज कर लेना है। कैसे करना है मैं बता चुका हूँ, नोट्स आपको बनाते जाना है। प्रोटेम स्पीकर क्या है? आम चुनाव के बाद नए सदन में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होने से पूर्व
सदन की बैठक चलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी रूप से एक किसी ऐसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नामित करते हैं उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर, है ना। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। आम चुनाव हुआ, आम चुनाव का मतलब कोई भी लोकसभा का चुनाव या कोई भी राज्यसभा का चुनाव जो 5 साल बाद होता है ना। इसके अलावा उपचुनाव भी होता है, मध्यावधि चुनाव भी होता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो आम चुनाव 5 साल बाद होता है, उसके बाद नया सदन बनता है। निश्चित तौर पर नई पार्टी आती है। नई पार्टी, पुरानी पार्टी भी अगर जीत जाती है तो उसको भी नई पार्टी अगले 5 साल के लिए कहा जाता है। तो नया सदन जब आया, जैसे ही नया सदन आता है तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ये निश्चित है। लेकिन क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तुरंत बन जाएगा? आज पार्टी जैसे चुनाव जीती तो क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तुरंत बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब नहीं रहता सदन में, है ना, सदन में नहीं रहता और सारे लोग सदन में बैठ चुके हैं, तो जब सदन में बैठे हैं तो सदन की जो बैठक है उसे चलाने के लिए हम क्या करें? तो सामान्य व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता। फिर राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को चुन लेता है अपने विवेक अनुसार। और अपना विवेक कैसे लगाएगा? वो किसी भी सीनियर पर्सन को चुनेगा, वरिष्ठ नागरिक को, है ना। उस पार्टी का क्या होना चाहिए? वरिष्ठ सदस्य, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा हो। तो राष्ट्रपति अपने बुद्धि और विवेक अनुसार सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को चुन लेता है और वरिष्ठ व्यक्ति को चुनकर नामित कर दिया जाता है और वो सदन की बैठक को संचालित करता है। कब तक? जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन जाता, है ना। तो जो बैठक चलने लगती है और बैठक चलने से ये जो होता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब तब तक जब तक अध्यक्ष नहीं बनता। जैसे मान लो आज 9 तारीख है, आज चुनाव हुआ, कल 10 में बैठक होना है। कल 10 में जब बैठक होगी तो उस बैठक को संचालित कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं अभी। तो एक व्यक्ति को हम खुद चुन लेंगे कि भाई जो बुजुर्ग है, जो सीनियर है, उसको हमने चुन लिया कि भाई तुम 2 दिन तक तुम कार्य संचालन करोगे। तो 2 दिन तक वो कार्य संचालन करेगा, क्योंकि उस समय हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, तो वो अस्थायी अध्यक्ष होगा। अस्थायी अध्यक्ष होगा। फिर 2 दिन बाद अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा, उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा और अध्यक्ष भी बन जाएगा, उपाध्यक्ष भी बन जाएगा और फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थायी तौर पर बन जाते हैं, जो बैठक को संचालित करने लगते हैं और ये जो प्रोटेम स्पीकर है इसका पद समाप्त हो जाता है। बात क्लियर है? तो कुल मिलाकर कुछ समय के लिए समय कैसा रहेगा? चुनाव होने के बाद और अध्यक्ष बनने से पहले। अध्यक्ष कैसा? वास्तविक अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष बनने के पूर्व और चुनाव होने के बाद इतने के समय में जो बैठक होती है, वो बैठक में कोई उम्मीदवार नहीं होता, तो उसको चलाने के लिए हम सीनियर व्यक्ति को चुन लेते हैं और वही प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। इसके अब कार्य क्या हैं? इसके कार्य देख लेते हैं। 6 नंबर में पूछे तो आपको कार्य को पॉइंट करके लिख देना है और थोड़ा सा डिटेल कर देना है, नहीं तो आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है। सदन में नए सदस्यों की शपथ, सीधी सी बात है, जब अध्यक्ष नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा? यही वरिष्ठ नागरिक दिला देगा, है ना, जिनकी भी शपथ दिलाना है। अब जैसे मान लो अध्यक्ष चुन लिया तो अध्यक्ष की भी शपथ कौन दिलाएगा? यही दिला देगा। सदन के सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम। दूसरा काम है नए अध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही का संचालन। अब ये तो अध्यक्ष है नहीं, ये तो नाम मात्र का अध्यक्ष है, 2 दिन के लिए बनाया है। तो नया जो अध्यक्ष है उसका हमें चुनाव कैसे करना है, उसका कार्यवाही जो है, उसकी कार्यवाही का संचालन भी यही व्यक्ति करेगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और आपको इसको एक बार बहुत अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना है। नोट्स पर मैं बहुत जोर डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।